हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हम स्टैटिक जीके सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में इंक्लूड करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपको डिटेल में हम बताएंगे। और ये आपके जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं एफकेट के लिए, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या टीए के लिए, टेरिटोरियल आर्मी का भी एग्जाम आने वाला है। तो किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आपने खुद सबसे पहले उसका आंसर जो है वो देखना है कि आपका प्रोग्रेस जो है वो कैसा चल रहा है, और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो है आपने गेन किए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया भी जाएगा। So first of all there is a question, which of the following organization is the oldest? सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन सी, ILO। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन का टाइम पीरियड देख लेते हैं, ILO का भी टाइम पीरियड देख लेते हैं। जिसका एस्टेब्लिशमेंट, अगर हम ILO की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट है। और अगर हम बात करें ILO की तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसको नोबेल प्राइज 1969 में जो है वो दिया गया। ठीक है, ये लेबर्स के या वर्ल्ड वाइड जो भी वर्क करता है तो उनके राइट्स जो हैं वो कभी भी उनसे छीने ना जाएं, इसके ऊपर ये वर्क करता है। उसके बाद अगर बात करें हम IMF की, तो IMF की एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए वॉशिंगटन DC में है। और इसके अलावा IMF में अभी अगर हम करंट की बात करें तो वहां की चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो इंडियन है, जिनका नेम जो है गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट अगर WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1948 में हुआ। और इसकी बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में ही है। उसके बाद FAO है, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। ठीक है, तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप देखोगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ILO है। सबके हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए। जो जो चीजें मैंने बताई वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country is the last member of WTO? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका लास्ट मेंबर जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर जो आएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो WTO का सबसे लास्ट मेंबर जो है वो अफगानिस्तान है। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो WTO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज जनेवा। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1995 में हुआ। इससे पहले जो था ये गेट था। ठीक है, इसी में बहुत सारे चेंजेस जो है करके WTO बनाया गया। गेट की फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि इंटरनेशनली ट्रेड्स को रिड्यूस बढ़ावा देना, और रिड्यूस किसको करना? टैरिफ्स को। ठीक है, जो भी ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगता है तो उसको रिड्यूस करना और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो WTO के टोटल 164 मेंबर हैं, जिसमें अगर बात करें लास्ट 2 मेंबर की तो 163rd मेंबर जो था इसका वो था लाइबेरिया। ठीक है, और अगर 160
फोर्थ मेंबर की बात करें तो दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है, तो 163rd भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो अफगानिस्तान जो है वो इसमें ऐड हुआ है। और दोनों ही देश पूछा क्यों गया है, क्योंकि दोनों ही देश 163rd और 164th दोनों ही देश 2016 में ही इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, लाइबेरिया 163rd है और लास्ट देश जो ऐड हुआ है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, और टोटल कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स है दैट इज 1, 6 and 4। Let's come to the next question. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इशू किए हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा, सही आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ग्लोबली जितना भी ट्रेड होता है तो वही जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही इसको हैंडल करती है। वर्ल्ड बैंक जो है दैट इज हैविंग अनदर पर्पस, उसका ट्रेड के साथ नहीं है। ठीक है, दैट इज हैवी फाइनेंशियली वर्क है। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन भी नहीं है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर जो होएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, हेग। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो 6 ऑर्गन है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स जो हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अभी यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इसका अभी जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया, अभी इसका ऑर्गन नहीं है प्रेजेंट में अगर हम बात करें। ठीक है, लेकिन जो बाकी के 5 ऑर्गन है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनमें से एक है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है दैट इज देयर इन हेग। और ये आईसीजी 1945 में जब यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश किया गया तभी इसको बनाया गया। और अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस का जो टाइम पीरियड, जो टर्म की लेंथ रहती है यहाँ पे, तो वो रहती है 9 ईयर। बहुत बार पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जजेस की जो टर्म है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितनी है, दैट इज 9 ईयर। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ जजेस की, तो नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो कितने होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, दैट नंबर इज 15। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। Let's proceed to the next question. Which is not a part of contemporary Indian foreign policy in relationship with its neighbor? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है किसी अदर कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो लुक ईस्ट इंडिया फॉर लिंकिंग अप विद सदर्न ईस्ट एशिया एंड म्यांमार, तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी है नेबर कंट्री के साथ, म्यांमार के साथ। पंचशील इंडिया और चाइना की है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है एक। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जिसमें 120 मेंबर्स कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो पंचशील जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो किसी नेबर कंट्री के साथ नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है इंडिया की, वो एक इंडिविजुअली नॉन अलाइन मूवमेंट है। ठीक है, जिसमें डेवलप कंट्रीज का समूह है, 120 मेंबर्स जो है वो इसमें टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट और ट्रीटीज फॉर्म्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है, किस ट्रीटी के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन सी, माराकेश एग्रीमेंट। ठीक है, माराकेश एग्रीमेंट जो है वो रिप्लेस करता है गेट 2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, इसी को रिप्लेस करके जो है डब्ल्यूटीओ बनाया। किस एग्रीमेंट के अधीन इसको चेंज करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया, माराकेश एग्रीमेंट। तो माराकेश एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है से जुड़ा हुआ है। और नाइस ट्रीटी की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्रीज की है। ठीक है,
और लिस्बन ट्रीटी की बात करें तो ये भी यूरोपियन कंट्रीज की है। और अगर मास्ट्रिच एग्रीमेंट की बात करें तो ये एक नाइस ट्रीटी जो हुई थी उसमें अमेंडमेंट करके मास्ट्रिच एग्रीमेंट जो है वो बनाया गया है। तो हर एक ट्रीटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया और जो इसका आंसर है वो माराकाश एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है। और इसी एग्रीमेंट के अधीन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज। सभी जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं तो उनमें सबसे डेंसली जो पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो कौन सी है? तो इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी दी ऑप्शन ए बांग्लादेश, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका सार्क का जो फुल फॉर्म है वो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। इसका फुल फॉर्म रहता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका ये एक समूह है। अगर हम इसमें हेडक्वार्टर की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में। और अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 8 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान सबसे पहले, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 कंट्रीज हैं जो इसकी सार्क की मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन डेवलपमेंट फोरम वाज अर्लियर नोन एज। इंडियन डेवलपमेंट फोरम जो है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए एड इंडिया कंसोर्टियम के नाम से इसको जाना जाता था। Let's come to the next question. In which year was the Indian Space Research Organization founded? तो Indian Space Research Organization जो establish किया गया that was in the year 1969। और अगर हम इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, ठीक है। और ये इंडिया की जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर अभी के प्रेजेंट के चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है के सिवम। तो ये आपको पता होना चाहिए। Let's come to the next one. WTO came into existence in which of the following year? तो WTO जैसा कि हमने ऊपर बता भी दिया है मैंने आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मल्टीपल टाइम बता दिया है। तो आई वांट कि इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ही बताएं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 164 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर है, ठीक है। और इसको पहले गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक जीके के आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सो अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।